ज़रा हटके में शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। मेरे साथ मौजूद हैं वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो। चीन का वो दौरा जिसका शिद्दत से था इंतज़ार, आज वो 2 रोज़ा दौरा अपने अख्ताम को पहुँचा। सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान भरपूर मुलाकातें हुई, कई मुआहदों पे दस्तखत भी हुए हैं जिनकी डिटेल्स आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है हम जानते हैं कितनी गहरी है। पिछले सिर्फ चंद बरसों की अगर बात की जाए, कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, लेकिन पेंडेमिक का मसला हो, कोविड का, इमदाद चीन से आई, सारी हमारी जो वैक्सीन्स हैं वहाँ से आई। हालिया सैलाब में इमदाद चीन से आई। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जैश ए मोहम्मद का मसला हो तो वीटो देने के लिए या हम कोई चीन भी की तरफ मसला देखते हैं। हाँ, फैटफ का मामला हो, इंडियन लॉबी को काउंटर करना हो, चीन हमारी मदद को आता है। तालिबान के साथ नेगोशिएशन करने हो, अमेरिका का इनखला हो होस्ट करने के लिए हम बीजिंग की तरफ देखते हैं। इसी तरह मुल्क में अंधेरे मिटाने हों, मिसाइल बनाने हों, न्यूक्लियर प्लांट लगाने हों, थर कोल में माइनिंग करनी हो, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हाइड्रो प्लांट्स लगाने हों, या फिर गवादर में पोर्ट बनाना हो, या फिर सेंधक में कॉपर माइनिंग करनी हो। और ये तो हो गई सिंपल इकोनॉमिक्स। अगर आप मिलिट्री कोऑपरेशन की तरफ जाए तो फिर पूरा आपके जेएफ प्रोजेक्ट आता है और पूरे आपके फ्रिगेट्स वगैरह और हज़ारों टैंक्स, मिसाइल्स, तो बहुत ही हमारी पक्की दोस्ती है। लेकिन ये जो दौरा था, इसमें जो हमारी शॉपिंग लिस्ट थी या विश लिस्ट थी, उसकी 2-4 चीज़ें। ज़ाहिर है कि हम एक मकरूज़ मुल्क हैं, तो हमारी सबसे पहले ख्वाहिश ये थी कि जो $23 बिलियन का हमारे ऊपर कर्ज़ है चाइना का, उसमें अगर सहूलत मिल जाए, वो उसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके अलावा हमारी ख्वाहिश है कि जी कि ये फ़ास्ट ट्रैक किए जाएँ कुछ प्रोजेक्ट्स जो कि बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। मिसाल के तौर पे हमारी जो ट्रेन लाइन है जो कराची, कोटड़ी, रोड़ी, लाहौर, पिंडी और पेशावर तक जाती है, कोई 1700 किलोमीटर, वो तबाही के दहाने है। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर कुछ ना किया तो अगले साल ये सब बैठ जाएगा। तो हमारी उनसे ये बड़ी एक दरख्वास्त थी कि इसमें आप मेहरबानी करें, आप आ जाएँ। ये कोई $10 बिलियन इसके लिए चाहिए। इसी तरह कराची की बात करें तो सर्कुलर रेलवे का मामला, हमने कहा कि जी हमें इसके लिए एक लोन दे दें, जो सिंध गवर्नमेंट आप मिल के जो ऑरेंज लाइन मेट्रो है उसकी तर्ज पे हम बनाना चाहते हैं। इसी तरह 2 बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आज़ाद पतन और कोहाला रुके हुए हैं 1-2 साल से, क्योंकि फाइनेंशियल क्लोज नहीं हो रहा। और फिर थर कोल। तो हमारी ये जो ख्वाहिशात हैं, जो हमारी विश लिस्ट है, वो हमने उनके सामने रखी है। और अभी तक तो इशारे ये आ रहे हैं कि उन्होंने मुस्बत रुझान दिखाया है। तो थोड़ा सा इस पर हम पहले बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं माहिर माशियात, वसी तजुर्बा रखते हैं, दरस व तदरीस का भी, कैसर बंगाली साहब। कैसर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपने देख लिया होगा कि बीजिंग से जो पिछले 2 दिनों में रिपोर्ट्स आई हैं, तो सवाल आपसे सबसे पहला ये कि मुझे याद है कि जब ये शुरू हुआ था सीपैक 2013 में, उस वक्त आप बलूचिस्तान में फाइनेंस एडवाइज़र भी थे और उस वक्त भी आपसे बात हुई थी। अगर ये अहाता करें हम कि हम कहाँ पहुँचे हैं सीपैक के हवाले से अगर हम ये बात कर लें कि इसमें गेन्स क्या हुए हैं और अगर कहीं लॉसेस हैं तो वो क्या हैं। शुक्रिया बहुत बहुत प्रोग्राम में शामिल करने का। सीपैक तो पिछले 3-4 साल से फ्रोज़न है और ये प्राइम मिनिस्टर की विज़िट जो है वो ज़ाहिर है उसे रिवाइव करने की कोशिश है। तो डिटेल्स जैसे जैसे आएंगी तो हम उस पर फिर कमेंट करेंगे, लेकिन बाय इटसेल्फ ये पॉजिटिव मूव है कि अब इस पर कोई पेशरफ्त करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा कैसे साहब, आप कह रहे हैं कि सीपैक पिछले 3 सालों से फ्रोज़न है। अच्छा, अब ये जाहिर है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो इसको पॉलिटिकली भी यूज़ कर रही है और वो कह रहे हैं कि जी नहीं, जानबूझ के इसको स्लो डाउन किया हुआ है। आप थोड़ी सी इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि क्या वजूहात हैं? मतलब अगर आप फ्रोज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इट्स क्वाइट पावरफुल, तो क्यों, मतलब अगर हम स्लो डाउन भी कहें तो क्या क्या वजूहात थी, क्यों ऐसा हुआ? ख्याल है जब हफीज़ शेख को फाइनेंस मिनिस्टर अपॉइंट किया गया, ज़ाहिर हफीज़ शेख जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते थे वो कॉन्स्टिट्यूंसी सीपैक के फेवर में नहीं थी, तो वहाँ कोई एक्टिव फॉलोअप नहीं हो रहा था। और जो प्रोजेक्ट्स थे वो
उसकी जो अप्रूवल प्रोसेस है इन द गवर्नमेंट मशीनरी, वो वहीं घूम रहे थे और चाइनीज़ बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। आई थिंक दैट इज़ द मेन रीज़न। फिर जो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई in terms of inflation, in terms of foreign exchange rates, etc., not just in Pakistan, all over. So Chinese calculations भी थोड़ी बदल गई. They were not very keen on certain projects, especially जब Western financial institutions से indications आई कि वो Chinese projects की कोई audit करेंगे. They don't use the word audit, but that's precisely what they wanted to do. कैसा साहब, कुछ लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि बल्कि ये कराची में जो काउंसिल जनरल हैं चाइना के, उन्होंने भी कहा कि हमें सियासी तौर पे कोई मुश्किल नहीं आई पीटीआई के दौर में, लेकिन एक बड़ी वजह जो स्लो डाउन की थी वो कोविड और पेंडेमिक की वजह से जो 2 साल चला, एक तो उसकी वजह से फ़र्क आया, और दूसरी चीज़ इस पे काफ़ी माहिरीन पॉइंट आउट करते हैं वो ये कि जो आपके इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे जो चाइनीज़, उनको पेमेंट्स हम नहीं कर पाए, उनकी पेमेंट्स फंसी रहीं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो बड़ा इदारा है, उनकी इंश्योरेंस कंपनी है साइनोशोर, उन्होंने कहा जी ये मज़ीद हम और नहीं लगाएंगे पैसे जब तक आप इसको रिजॉल्व नहीं करते। इस दौरे में हमने देखा है कि गवर्नमेंट ने एक एस्क्रो अकाउंट या रिवॉल्विंग अकाउंट सेटअप कर लिया है, इससे फ़र्क पड़ेगा? जी, इससे थोड़ा फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन बात यह है कि ये जो रिवॉल्विंग अकाउंट सेटअप किया ये भी पाकिस्तान कर्जे के पैसों से ही करेगा, क्योंकि वी आर एसेंशियली अ बैंकरप्ट इकोनॉमी और हमारे पास तो ये पैसे नहीं है कि हम इस किस्म के अकाउंट सेटअप करें. दिस विल बी लोन मनी एंड द लोन्स वी आर टेकिंग फ्रॉम IMF एंड देयर एफिलिएट्स इन द वेस्ट. तो वो फिर क्वेश्चंस तो रेस करेंगे कि ये आप जो चाइनीज़ के लिए एस्क्रो अकाउंट सेटअप कर रहे हैं उसका सोर्स क्या होगा, और अगर वो चाइनीज़ लोन से बन रहा है तो ये तो सिर्फ एक रिसाइकल हो रहा है, चाइनीज़ पैसे चाइना को वापस जाएंगे और हम इसकी जो इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह पे करेंगे. तो इसकी जो डिटेल्स है कि ये कैसे वर्कआउट होगी, ये जो अकाउंट खोला जा रहा है इसके सोर्स क्या होंगे फंड्स के और इसके क्या टर्म्स होंगे, आई थिंक दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट नीड टू बी. अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा इन्वेस्टर से वहाँ खिताब करते बीजिंग में कि जी 160 बिलियन डॉलर जो हैं वो जो बैकलॉग में थे वो तो पे कर दिए गए हैं, मज़ीद 50 बिलियन रुपए, मज़ीद 50 अरब रुपए जो हैं वो 2 दिन पहले जो हैं पे कर दिए गए हैं. तो वो एक जो सर्कुलर चक्कर था वो तो ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर स्टेट बैंक जो है ये फ़ंड कायम कर रहा है 50 अरब रुपए का, जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि ये भी हमारे पैसे नहीं हैं. ये बताइए कैसर बंगाली साहब कि जो चाइनीज़ वर्कर्स की जो सिक्योरिटी है वो कितना बड़ा मसला था स्लो डाउन होने में या मंसूबे रुकने में? ज़रूर ये बहुत बड़ा मसला है. नो कंट्री विल वांट देयर नेशनल स्किल और पुट इट हार्म्स वे, और ये जाहिर है उनका कंसर्न था. तो व्हाट किस हद तक ये कंसर्न मीट किया गया है ये तो हम उस वक्त देख पाएंगे कि अगर अगले 1 साल 2 साल में कोई इंसिडेंट ना हो तो हम समझ सकते हैं कि जो इक़दाम लिए गए हैं वो ठीक है, और अगर नहीं है तो मेरा ख्याल है चाइना विल हैव टू, उनकी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी. वो बजाय इसके कि वो अपने पर्सनल लगाए, उनको फिर अल्टरनेटिव मोड्स इम्प्लीमेंटेशन के रखने पड़ेंगे अगर वो करना चाहते हैं. जी. अच्छा, कैसे साहब आपने शुरू में कहा कि हफीज शेख की जो कंस्टिट्यूएंसी थी वो नहीं चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट्स आगे जाए. कौन सी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं? वेस्ट वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड स्टेट्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड कैसा साहब, अगर मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूं, चीन के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं ये एक ऐसा इशू है जिससे मेरा ख्याल है एक अक्रॉस द बोर्ड कंसेंसस है. आप ऑपोजिशन में हो, आप हुकूमत में हो, आप एस्टैब्लिशमेंट में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, तो क्या एक हफीज शेख अकेले सब कुछ रोक सकता था इन सब के सामने? नहीं, अकेले हफीज शेख का मसला नहीं था, लेकिन पाकिस्तान को जब एक बैंकरप्ट इकोनॉमी है और एक डॉलर के लिए आप डिपेंडेंट है अपने क्रेडिटर्स पे, तो वो क्रेडिटर्स बहुत पावर रखते हैं. बात तो सुननी होती है. और that is the force that was operating, not an individual.
अच्छा, मैं आपसे ये, अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप बीजिंग में इस वक्त बैठे हों चाइनीज़ की कुर्सी पे, वो ठीक है, सारी यकीन दहानियाँ हो गई, शहबाज शरीफ से वो गले भी मिली और उन्होंने कहा सब सेट हो जाएगा, हम हर तरह का कोऑपरेशन करने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन में है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, तो जाहिर है कि चीनी जो हैं ये ज़रूर सोचेंगे कि पता नहीं ये हुकूमत जिससे वो यकीन दहानियाँ ले रहे हैं और करवा रहे हैं ये कितने दिन है, आगे क्या होने वाला है। तो फौरी तौर पे रिवाइव होने का आपको कितना रियलिस्टिक चांस नज़र आ रहा है जो भी वादे किए जा रहे हैं? देखिए, जो रिकॉर्डिंग का मुआहदा अभी हुआ है बारेक गोल्ड के साथ, ये बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हमें किस तरह देखते हैं। उन्होंने जो अग्रीमेंट किया है उसमें 2 कंडीशंस रखी है। एक कंडीशन ये है कि ये अग्रीमेंट पार्लियामेंट से रेटिफाई होना चाहिए और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट इसे रेटिफाई करे। ऑब्वियसली दे डोंट ट्रस्ट द गवर्नमेंट, दे डोंट ट्रस्ट अदर इंस्टीट्यूशन। तो चाइना के भी इसी किस्म के कंसर्न्स होंगे। चाइना, if Barrick Gold is putting in millions of dollars into a project, China is also putting in millions of dollars into a project, और वो कोई भी अपने पैसे जाया नहीं करना चाहेगा। जाहिर है। तो जो कंसर्न्स बैरिक गोल्ड और रिकॉर्डिंग के हवाले से आम पब्लिक नॉलेज है, ये इसी किस्म के कंसर्न्स मैं समझता हूँ चाइना के होंगे, और वो गारंटीज अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर करने के लिए कोई ना कोई प्रोविजन ज़रूर मांगेंगे पाकिस्तान से। ठीक है कैसर बंगाली साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले जो भी हमारे ये चाइना वॉचर्स हैं, इनसे जब भी बात होती है तो वो कहते हैं कि कोताहियाँ हमारी साइड पे हैं ज़्यादा। मतलब अगर आप सिर्फ ये एनर्जी इन्वायरमेंट को ले लें ना कि जी हम कोल की तरफ क्यों गए, अभी हम हाइड्रो पे इतना कर रहे हैं, हम रिन्यूएबल्स पे क्यों नहीं जा रहे, वो कहते हैं जो आप अपनी प्रायोरिटी बताएंगे उस हिसाब से, वो आपको डिक्टेट नहीं करते। वो कहते हैं कि जी आप बताएं आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम उसमें अगर मुनाफा कमा सकते हैं। हम कहते हैं जो आपकी मर्जी सर, जो आपकी मर्जी। हाँ, जो आप जैसे आप बेहतर समझे। आपके जो 2 पॉइंट्स थे ना, आई थिंक ये क्रक्स है इस वक्त पर जो चाइना की जो कंसर्न्स है पाकिस्तान के साथ। एक है सिक्योरिटी, ठीक है, हाल में ही मैं बहुत लंबी इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी वो आमिर में जो अटैक हुआ था और यहाँ जो कराची यूनिवर्सिटी के गेट पर जो हमला हुआ था, और दूसरा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो मेरा ख्याल है कि जब चीनी हमें देखते हैं वो कहते हैं यार बंदा किससे बात करे और कब बात करे और किस तरीके से बात करे, हमें नहीं पता कि अगले 6 महीने बाद, और साल बाद। चीन का नहीं, सारे फॉरेन कैपिटल्स का कंसर्न, सारे फॉरेन कैपिटल्स का है। लेकिन चीन में क्योंकि मेरा ख्याल है जो मेरी रीडिंग है चाइनीज हिस्ट्री और फिलोसफी की, वो स्टेबिलिटी सर, मतलब उनकी जब बादशाह चली तो 2000 साल चली है। और अभी हाल में ही 1930s 1940s में जो इंस्टेबिलिटी से वो गुजरे हैं, मतलब 1800s लेट 1800 से लेके आगे तक, ऐसा उनको खौफ है उस चीज़ का, जो कहते हैं कि नहीं जी किसी भी कीमत पर स्टेबिलिटी चाहिए। एम्परर शी जो है इनका, एम्परर शी, और अभी तो एम्परर शी आए। चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं सिर्फ ज़ाहिर है कि माशी नहीं है, स्ट्रेटेजिक हैं। अमेरिका चीन आपस में किस तरह से इसको हम बैलेंस करेंगे, ख़ित्ते में क्या करेंगे, इस पे बात करते हैं। हमारी तो बड़ी लंबी विश लिस्ट है, हमें चाइना से क्या क्या चाहिए सरार, और वो सब मैं भी ये भी सोचा है हम क्या ऑफ़र कर रहे हैं उन्हें। यार हम तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड पार्टनरशिप ही ऑफर कर रहे हैं ना। तो अगर हमारे पास कुछ देने के लिए है तो वो मिलिट्री और डिफेंस के हवाले से होगा। हम प्लॉट बेच रहे हैं। देखें मोटा मोटा हिसाब है। देखें चीन और भारत, अच्छा अब इस तरह तो मतलब अगर हम जाएं हिस्ट्री में तो वो तो 60s से हमारी ताल्लुकात इनसे बेहतर हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 1947 से शुरू हुई थी, को पहले तो वो समझते थे कि ये तो जी वेस्टर्न टट्टू है, सीटो सेंटो वगैरह, राइट। अर्ली 60s में उनका कोई दावा था कि जी हमारी ज़मीन है। हमने कहा आप सबकी सब ले लें सर, कोई मसला ही नहीं है। तो वहाँ पर और वो हमारे फ़ायदे में ही नहीं थी, ना ही वो हमारे मेखल कंट्रोल में थी वो सर। हमने कहा ले लो, तो वो खुश हो गए। अब क्या है कि देखिए चीन और भारत के बीच में बहुत तिजारत है, मैं मानता हूँ, लेकिन जितना भी उनका ट्रेड वॉल्यूम हो, राइवलरी उनकी रहेगी, बिकॉज वो दोनों इस रीजन के अपने आप को मतलब ग्रेट पावर समझते हैं, और रीजनल पावर्स तो हैं। चाइना तो इज़ अ वर्ल्ड पावर। अब बिल्कुल इस तरह ऑन अ हायर लेवल चीन और अमेरिका का है, राइट, कि जितनी भी तिजारत हो, जितनी भी आपकी इकोनॉमीज इंटरलिंक्ड हो, है आप स्ट्रेटेजिक राइवल्स। और अमेरिका तो तुला हुआ है, कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी अमेरिका ने पंगा लेना ही है। नैन्सी पेलोसी को भेज के तकरीबन जंग तो शुरू कर दी थी उन्होंने वो सब। अभी जी, और अभी चाइना के जो हाई टेक
चिप्स, कंप्यूटर चिप्स हैं, उन पर पाबंदी लगा दी है। तो बेसिकली ये मतलब कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को कॉर्नर करें। हमने इंटरनेशल लेवल पे वो जो आप बात कर रहे थे, ओरिजिनल पहला सवाल जो था ना कि हमारे पास क्या है उन्हें देने के लिए, देखिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन दुनिया में नहीं, इस खित्ते में, एशिया में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, और अगर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में देखा जाए तो इजिप्ट। वो जिस तरह वाक़े हैं आप ज़रा ध्यान से देखें, ये दोनों के दोनों वेस्ट ओपन कॉर्नर प्लॉट है। जी जी, ठीक है। तो हमारे पास ये स्ट्रेंथ जो ज्योग्राफी की है, उसी की वजह से अमेरिका भी लट्टू होता है, इसलिए कि अगर अफगानिस्तान में कोई काम निकालना है, सेंट्रल एशिया या इंडिया को फिक्स करना है 60s 70s में, या ईरान के साथ इस वक्त कुछ करना है, तो भाई मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह इजिप्ट का भी आप देख लें, कोई भी दुनिया में कोई भी ताकत हो, हुस्नी मुबारक हो या ये सीसी हो, इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ जो है वो एक तो संगम बन रहा है, मेडिटेरेनियन से लग रहा है, सुइस कैनाल है, तो हमें ये एडवांटेज हासिल है। लेकिन हम ये लोकेशन पर कब तक खेलते रहेंगे? लेकिन इजिप्ट की बार्गेन, मतलब हमें कुछ और भी तो करना होगा। इजिप्ट को बार्गेन आती है, और लेकिन हम उस टैक्सी ड्राइवर की तरह हैं कि जो भी कहे जी कितने पैसे लेने ने, कहे जो मर्जी। अच्छा, वहाँ फिर आगे जाके झगड़ा पक्का जरूर होता है। हाँ, जैसे अमेरिका से हो गया कि यार हम तो समझ रहे थे तुम वॉर ऑन टेरर में हमें इतने पैसे दोगे, उसने कहा तुम्हें बस तुम्हारी इतनी दिहाड़ी बनती है। हाँ। तो हमें वो बार्गेन उस तरह से करनी नहीं आती जितनी इजिप्ट को करनी आती है, हालांकि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही प्यारी है। हाँ। लेकिन ये बात है कि ज़ाहिर है कि चीन ने कभी लेट डाउन किया नहीं है, मतलब जब आपने सबने आपको छोड़ दिया हो, चीन आपके साथ खड़ा रहा, उसको हम जरा फॉर ग्रांटेड भी लेने लगे हैं। हाँ, लेकिन देखो ममालिक के ताल्लुकात ये नहीं होते कि मेरी शादी जिलानी से पक्की आ रही है जो कभी नहीं टूटेगी। ये गेम ऑफ इंटरेस्ट है। हर मुल्क की दाएं आंख शीशे की होती है और मुरव्वत भी उसी आंख में होती है। ठीक है, जरा आप जो है पैर रख के देखें किसी के मफादात पे, वो खड़ा हो जाएगा। लेकिन अब एक चैलेंज है, और क्योंकि देखिए हिस्टोरिकली हमने बैलेंस करने की कोशिश की हर रिलेशनशिप अपनी, और ख़ास तौर पर अमेरिका और चीन के बीच में। अमेरिका के साथ हमारी मतलब कहते हैं ना बड़ी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, चीन के साथ थोड़ी सी ज़्यादा पक्की है, राइट, इट लिटिल मोर पर्सनल, और हमसाया भी है, मतलब उसका मददगार मिलती है हमारी है, वो मतलब जो कुछ भी है वो घर से नहीं शिफ्ट आउट। 3,500 किलोमीटर उसका कम भी तो हो रहा है ना कॉरिडोर की वजह से। ये भी एक ही पड़ोसी है जिससे झगड़ा नहीं है। और प्लस जो दूसरा हम दोनों का पड़ोसी है, वो हम उसको पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ना फ्रेंड ऑफ माय एनिमी वगैरह वाली चीज। मसला अब होगा कि अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका 24 घंटे दुश्मन की तलाश में होता है ना, उनको दुश्मन नहीं मिलता ना, तो मतलब जैसे हेरोइनची को 2 दिन टीका नहीं लगता, वो हाथ कांपने लग जाते हैं कि यार क्या नया हिटलर कहाँ से निकाले। वो उनके लिए अब चीन है, और अमेरिका अब मेरा ख्याल है इंक्रीजिंगली वही विद अस यार अगेंस्ट अस वाले मोड में आ रहा है। तो इस रिलेशनशिप को नेविगेट करना मेरा ख्याल है कि अभी आने वाली दिहाइयों में पाकिस्तान का नंबर 1 फॉरेन पॉलिसी चैलेंज होगा, बिकॉज इंडिया ने तो फुल एडवांटेज लेना है ना ऑफ द यूएस। लेकिन पाकिस्तान पे ये जो है ना अमेरिका की ये पॉलिसी के आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, पाकिस्तान पे इसलिए अप्लाई नहीं होती कि 71 में अगर पाकिस्तान की विंडो ना होती तो चाइना उसका अमेरिका का रिलेशनशिप जो है उस तरह से ना बनता, तो इन्हें वो एक हद तक तो दबाव डालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बिल्कुल बंद करके जो है वो जंगले के अंदर कैद कर दें। आगे फिर अगर फर्ज करें इस तरह की सिचुएशन आई कि बीच में पुल की जरूरत पड़ी, तो भाई पाकिस्तान की तब भी जरूरत पड़ेगी। अभी भी देखें, खास हद से ज्यादा प्रेशर नहीं डाल सकते। अभी भी देखें हमारा जो नंबर 1 इशू है वो इकोनॉमी है ना, और अभी भी जब हम IMF के पास जा रहे हैं, बाकी तो वेस्ट ने हमें कहा कि जी ये पहले वो जो चीन वाले कर्जे हैं वो माफ करा के आए, तो फिर हम देखेंगे। तो वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा एक बैलेंसिंग एक्ट है, लेकिन वो हमें ये नहीं कह रहे कि यार वो तो बड़ा तुम्हारा यार है, पहले तो अपने यार से जाके बात करना, फिर हमारे पास आए, हम तो बैंक चला रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए अब हम ये देखते हैं कि जब हम वाशिंगटन जाते हैं तो हम फौरन फिर बीजिंग भी जाते हैं, ताकि हमें दोनों को। सऊदी अरब भी जाते हैं, सऊदी अरब तो जाते ही उम्रा करने जाते हैं। और बचपन से पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है मैं यही सुनता आ रहा हूँ, आप सब भी सुनते आ रहे होंगे कि यार इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ है। तो बिल्कुल, और होता भी है बाय द वे। और जहाँ तक ये जो लॉन्ग मार्च की बात अगर हम करें, तो आज मैं आपको खुल के बताना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे ना सिर्फ बैरूनी हाथ है बल्कि चीन का हाथ है। और मैं सिर्फ हालिया लॉन्ग मार्च की बात नहीं कर रहा, जितने भी लॉन्ग मार्चेस हुए हैं पूरी मुल्क की तारीख में, वही 1.5, 2 डजन, 3 डजन जितने भी हैं, वो सब के सब मेड इन चाइना है। और हम एक के कौन सा मामा कदीर का यार लॉन्ग मार्च होता है ना यार, मतलब यार तो आप सेगमेंट कर लो। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट,
ये हम क्या करते हैं कि हम चीन के लॉन्ग मार्च की चाइना कॉपी कर रहे हैं। आई मीन सोचिए इसके बारे में। अच्छा, ये कहानी कब शुरू होती है? इसके लिए हमें रिवाइंड करना होगा 1930 की दिहाई में, जब चीन एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा था। अभी मगरबी ममालिक और बिलखसूस ब्रितानिया की तबाहकारियाँ ख़त्म ही नहीं हुई थी कि जापान दाखिल हो गया। चीन में मंचूरिया पे कब्जा कर दिया और वहाँ से चीन की चाइना कटिंग शुरू कर दी। थोड़ा सा खिता लिया, तो थोड़ा सा लिया, थोड़े से और वसाइल लिए। अच्छा, इस दौरान चीन में क्या हो रहा था? चीन में खाना जंगी जारी थी, जिसमें दो फरीक थे। एक थे जनरल चांग काई शेक की नेशनलिस्ट आर्मी और माओ जेडोंग, माओ सी सुंग की कम्युनिस्ट। अच्छा, अब ज़्यादा असलहा, ज़्यादा ट्रेनिंग और ज़्यादा फौज नेशनलिस्ट के पास थी। वो मगरबी तर्ज पर उन लोगों ने ट्रेनिंग की थी कन्वेंशनल आर्मी की। कम्युनिस्ट के पास ज़्यादातर गुरिल्ला फोर्सेस थी। अच्छा, पहले इन दोनों के बीच में थोड़ा सा इत्तेहाद रहा, लेकिन फिर जाहिर है जैसे होता है फूट पड़ गई। और 1930 और 1934 के दौरान जनरल काई शेक के नेशनलिस्ट ने कहा कि यार इनको एक ही दफ़ा ना जड़ से उखाड़ देते हैं। जड़ इनकी थी एक सूबे में, जनूबी सूबा था जियांगजी के नाम से, और वहाँ फिर नेशनलिस्ट ने कहा कि इनको यहाँ से ख़त्म करें तो फिर ये कभी दोबारा खड़े नहीं हो सकेंगे। 5 दफ़ा कोशिश की चांग काई शेक ने, 4 बार नाकाम हुए। वो इसलिए क्योंकि चांग काई शेक जाता था एक नॉर्मल आर्मी की तरह, इन्फेंट्री जा रही है, एयरफोर्स आ रही है, और चीनी जो कम्युनिस्ट थे वो माओ सी सुंग की क़यादत में गुरिल्ला वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे थे, पीपल्स वॉर। लेकिन क्या हुआ कि 5वीं दफ़ा जब चांग काई शेक आया तो वो 7 लाख बंदे लेकर आया और उसने पूरी किले बना दिए उस पूरे कम्युनिस्ट के हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द। अच्छा, इस वक्त माओ सी सुंग अंदरूनी सियासत का शिकार हो गए थे और उसको क़यादत से हटा दिया था कि यार ये तुम अजीब किस्म की गुरिल्ला वॉर लड़ रहे हो, हमें डट के मुकाबला करना है इनको, जिस तरह ये आ रहे हैं। तो कम्युनिस्ट आर्मी ने भी कहा कि जी हम भी वही कन्वेंशनल इन्फेंट्री के साथ गए, और बहुत बुरी तरह से कुट लग गई। उनको लगा कि यार ये तो हैंड हो गया है हमारे साथ, हम तो मर जाएंगे यहाँ पर। तो फिर उन्होंने क्या किया कि तकरीबन के जो सबसे जो कमज़ोर पॉइंट था ना ब्लॉकेड का, उस पर फोकस किया और वहाँ से 86,000 फौजी इनके कामयाबी से, गुरिल्ले, हाँ फौजी गुरिल्ले जो भी, और उसमें मतलब नॉन मिलिट्री पर्सनल भी थे, वो वहाँ से निकल गए। अच्छा, भागते भागते ये पहुँचे एक सूबा है गुइजाओ। पहुँचते तक 86,000 में से तकरीबन 50,000 लोग रास्ते में जहाँ भाग हो गए थे, क्योंकि मुसलसल इन पे हमले हो रहे थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ माओ सी सुंग साहब बैठे हुए थे। उसने कहा कि जी मैंने आपको बताया था ना कि आप गलती कर रहे हैं मुझे हटा के। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि नहीं जी आप हमें बताएं कि अब हमने क्या करना है। तो उसने कहा कि यार अब ये अगर हम मैप दिखाएं, ये इस वक्त थे चीन के साउथ ईस्ट में। इसने कहा कि यार हमने जाना है तो पूरे चीन को पार करके नॉर्थ वेस्ट तक, जहां पर कोई ज्यादा आबादी नहीं है, और हम वहां पर आराम से ना दोबारा अपने आप को रीग्रुप करेंगे। तो वहां से वो निकले, लेकिन जाहिर है कि अब यहाँ पे भी सियासत चल रही थी। एक और ग्रुप ने कहा कि नहीं जी हमने तो दूसरी तरफ जाना है। तो जो 40,000 लोग बचे थे उसमें से तकरीबन 10,000 मजीद कट गए, बचे आपके 30,000 लाखों के फौज में से। वो चलते 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 तकरीबन मेरा ख्याल है 6,000 मील तय किए बाय फुट, सहरा, नहरे, पहाड़ वगैरह वगैरह, भूख से मर गए लोग। पूरा साल लगा और वो बिल आखिर पहुंच गए नॉर्थ वेस्ट में, और जिस वक्त तक तकरीबन मेरा ख्याल है कि सिर्फ 6,000 लोग बचे थे। तो ये जो मार्च थी ये असल में एक रिट्रीट थी, ठीक है। और उस वक्त अब वो वहां पहुंचे तो चियांग काई शेक और नेशनलिस्ट ने कहा कि हम तो जीत गए हैं यार, 6,000 बंदा अब क्या हमारा कर लेगा। लेकिन ये पूरी मार्च का एक जो आउटकम ये हुआ था, 2 आउटकम थे। एक तो कि माओ सी सुंग अब 100% चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था। उसने कहा कि सर जो भी फैसले हैं आपने ही करने हैं, बिल्कुल जैसे शी जिनपिंग आजकल चाइना का होल एंड सोल लीडर है। और दूसरा कि पूरी मुल्क चीन के थ्रू ना इनकी आप समझे इलेक्शन कैंपेन थी। हाँ, लोग देख रहे हैं कि यार ये तो बिल्कुल हमारी तरह है, नंगे पैर चल रहे हैं, ये जो नेशनलिस्ट हैं ये तो हमारे पे तशद्दुद भी करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेशक वो जंग एक तरह से हार गए, लेकिन अवाम का दिल जीत लिया। तो ये थी असली और हकीकी लॉन्ग मार्च, जिसकी मतलब नाम के ऊपर हम आजकल मतलब एक शहर से ड्राइव भी करते हैं। आजकल हम 400 किलोमीटर का लॉन्ग मार्च कर लेते हैं। हाँ, आजकल हम 400। अच्छा, वो 1 साल चला ना? 1 साल चला, 1934 से 35 ऐसे कुछ।
और अभी हम ये सुन रहे हैं कि ये जो एक सुस्त मार्च चल रहा है ये भी शायद 10 महीने चलेगा। वो कह रहे हैं कम से कम तो कह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये आप नहीं कह रहे ना, ये मैं नहीं कह रहा। नहीं, वो तो खुद ही कह रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं? सुना दें। मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। कोई ये गलत फहमी ना समझे कि वहां जाके इस्लामाबाद जाके हमारा ये तहरीक खत्म हो जाएगी। ये तहरीक अगले 10 महीने तक चलती रहेगी जब तक इलेक्शन नहीं होंगे। यस यानी इलेक्शन डेट भी खान साहब ने दे दी। सितंबर 2023। अगर आज से 10 महीने काउंट किए जाए, जो उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत बड़ी जीत होगी, इसलिए कि हुकूमत चाह रही थी कि अक्टूबर में इलेक्शन हो, लेकिन इन्होंने प्रेशर डेवलप करके उसको एक महीने पीछे करवा दिया। बहुत बड़ी कामयाबी है। और इस मौके पर मैं आप दोनों को याद कराना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है एग्री तो कर गए वो, 10 महीने। बिल्कुल। अच्छा, अब खान साहब के मुंह से आप सुन रहे हैं तो सही है। 2 दिन पहले, हाँ, इनफैक्ट मंडे को मैंने परवेज खटक नहीं, परवेज खटक कल की बात है, मैं मंडे की बात कर रहा हूँ। वो सच स्टे विद मी। मैंने कहा था बिल्कुल शो के आखिर में, मैंने कहा कि कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इसको आप इलेक्शन कैंपेन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप दोनों हंसने लग गए थे। आपने कहा कि यार पता नहीं कौन है बच्चा, हाँ एवी टै कर रहा है। अब देख लो, चले यार, तुम्हारे पास एहसान गुरु है। एहसान ये जो हल्का नहीं लेना को इन्होंने बात की थी, इसकी वो है चलाने के लिए। अब इतनी इंस्टीट्यूट तो नहीं मिल सकता ना यार, इतने बड़े आप बोले तो कल का प्रोग्राम का आगाज हम यहाँ से कर खुद ही चलाते। हाँ नहीं, ठीक है। बहरहाल मैंने आपकी बात पे यकीन किया। हाँ, ज़रार ने ये कहा था, और ज़रार जो है दीवार के पीछे देख सकता है। उसके बाद से बाकी लोगों ने दीवार में बहुत बड़ी छेद भी था आपकी लाइन, लेकिन शीशे की दीवार है, कोई भी देख सकता है। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस लिहाज से है कि पहले आपने कहा, फिर परवेज खटक ने जो है इंदिया दिया कि हमारा इशू जो है वो आर्मी चीफ की तकर्री वगैरह का नहीं है, वो हुकूमत का मामला है। हमारा अक्सर मकसद है इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन कब हो? आज खान साहब ने गखड़ मंडी में अभी हमने जो क्लिप सुनाया है उसमें वाजे कर दिया कि ये ज़हनी तौर पे 10 महीने के लिए तैयार हैं कि 10 महीने बाद भी इलेक्शन होते हैं, तो इनकी जो ये कैंपेन या मार्च जो भी कह लें, ये जारी रहेगा। मेरा ख्याल है कि इसमें से एक विंडो शायद निकले कि कोई कंप्रोमाइज़ हो जाए अगले 1 हफ्ते के अंदर। मुझे ऐसा लगा अगर वो नहीं भी हुआ, मेरा सिनेरियोज देखते हैं ना, फर्ज करें कि ये मकासद नहीं अपने हासिल कर सकते, जो भी इनके मकासद हैं, क्योंकि वो भी बदलते रहते हैं, मकासद चेंज हो रहे हैं ना, तो बड़ा आसान है यार। आप वहां पर 3-4 दिन बैठे, कहे कि जी हम जीत गए और अब हम इलेक्शन पे मिलेंगे, या तो फिर आप अगर इलेक्शन 1 अक्टूबर 2023 को है, 2022 ही है ना, हाँ, आप 30 सितंबर तक धरना दें और फिर कहें कि जी ऐसा इकबाल ने डेट भी दे दी है 13 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर तक नहीं, मेरा ख्याल है सितंबर में चल सकती है। देखें, बात फिर वही तकर्रुरी का मसला है ना, और वो तकर्रुरी भी हो जाएगी, तो मसला हो जाए। देखें, वो अगर हो जाती है, और जैसे कि अब सुनने में आ रहा है कि शायद 1 हफ्ते के अंदर हो भी जाए, इस पे गुफ्तगू बातचीत शुरू भी हुई है, तो ये निकल जाएगी। इनका जो एक मोमेंटम बनाना चाह रहे हैं वो निकल जाएगा। फिर आप कोई मोमेंटम आप देखिए, मैं देखूंगा। ये क्लिप भी इनका रिकॉर्ड करके रख लें। ये क्लिप भी नहीं, मुझे उनकी एक अदा अच्छी लगती है कि ये मौसम का फल बेचते हैं। हाँ। अभी किन्नू का सीजन शुरू होने वाला है, किन्नू, उसके बाद फिर आम, इनके पास वो मौजूद खत्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो ये ऐसा नहीं। और माशाल्लाह अनथक आदमी है। और आप देखें कि 70 साल की उम्र में इनका स्टेमिना जो है वो किसी 25-26 साल का आदमी है। अगर ये डाइट और एक्सरसाइज बुक छापे ना, मैं कसम से मैं 4 कॉपियां खरीदने तो अगले 10 महीने भी इसी स्टेमिना के साथ चला सकते हैं। और दूसरी बात है कि यार जब भी कोई सोचता है ना कि अब आखिरी ओवर बोल कर दिया खान साहब ने, वो नई इनिंग शुरू कर देते हैं। आखिरकार कप्तान नहीं, इलेक्शन के लिए अगर आप 1 साल पहले से चलाना चाहें मुहिम, तो आपको अच्छा। और ये कोई नई बात नहीं होगी। 70 का इलेक्शन कल मैं बता चुका हूँ, उसके लिए 1 साल पहले 1 जनवरी 1970 को ऐलान किया था याहिया खान ने कि जी इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, लग गए सब। और लोग कहते हैं कि उसी की वजह से जो है नफरतें भी बढ़ी। और अब एक और ख़बर, हम दुआ करते हैं कि आइंदा इस तरह की खबरें ना आया करें, लेकिन क्या करें कि समाज इस तरह वैशी हो गया है कि हर 1.5-2 हफ्ते बाद इस तरह की खबर आ जाती है। हैदराबाद का इलाका है हीराबाद, उसमें एक है अलीना हाइट्स, वहाँ पे एक साहब रहते हैं फैसल कुरैशी, और उनकी एक बेटी थी जाले, जिसकी उम्र थी 7 साल। पीर के दिन वो शाम को मोहल्ले की जो दुकानें होती हैं उनमें से किसी दुकान पे गई, टॉफ़ी वगैरह जो बच्चों का होता है, टॉफ़ी वगैरह लेने के लिए।
टॉफ़ी लेके वो वापस प्लाजा के अंदर तो आई, लेकिन उसके बाद फिर उसका पता नहीं चला। बाद में ढूंढियाँ मची और इधर उधर तलाशी शुरू हुई, छत तक लोग पहुँचे तो छत पे अलीना की लाश मिली। अच्छा, फिर बाद में ज़ाहिर है कि पुलिस की भाग दौड़ शुरू हो गई और जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ज़ाले की, उसमें ये कहा गया है कि गला घोंटने से मौत वाक़ हुई, और बाकी आपने देखा कि उसकी लाश के साथ क्या हशर हुआ था वो वालिद से सुन लिया आपने। पुलिस ने 4 मशकूक अफराद को ज़ीरो इन किया पूछगछ के लिए CCTV कैम जो फुटेज थे उनकी मदद से, और पूछगछ की, और अगले दिन उन्होंने कहा कि आप चारों के चारों दोबारा थाने आइएगा। उनमें से 3 आए, एक गायब हो गया। उस गायब बंदे का नाम था उसामा। ज़ाहिर है कि पुलिस का शक उस पर और बढ़ गया, और तो और ना सिर्फ उसामा गायब हो गया बल्कि उसका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया। फिर उसके बाद जो भी जदीद तरीक़े हैं पुलिस ने इस्तेमाल किए उसको ट्रेस करने के लिए। बहरहाल उसामा जो है वो ट्रेस हो गया। साथ ही साथ जो CCTV फुटेज थे उसमें सबसे ज़्यादा नक़्लो हरकत, सीढ़ियों पे उतरना चढ़ना जो है वो इसी शख्स का नज़र आ रहा था। जब वो ट्रेस हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, ये SSP अमजद शेख बता रहे हैं। CCTV के फुटेजेस मिले जो काफ़ी जगह पर लगे हुए थे। उनमें ये जो मुल्ज़िम है अक्यूज उसामा, ये उसी टाइम पर जब ये हादसा हुआ है तो तेज़ी से सीढ़ियों से नीचे उतरा हुआ देखा जा रहा है। मोबाइल डेटा की बुनियाद पर और कुछ और शवाहिद की बुनियाद पर जो इनकी जो फैसल कुरैशी है ज़ाला के वालिद, उनकी स्टेटमेंट्स पर चेक किया तो हमें तकरीबन श्योर हुआ कि यही वो कातिल है जिसने ये बेरहमी से कत्ल किया। इसको हमने उस चीज़ के प्रूव करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए जब बुलाया तो ये वहाँ से भाग गया था घर से, और हमें पता चला कि ये कहीं दूसरे शहर में मफरूर होने की कोशिश कर रहा है। इसकी अभी एक इत्तला मिली कि ये निकल रहा है वहाँ से, और हमारी जो इंटरसेप्शन पार्टी थी मीरा स्कूल के पास जो खड़ी थी उसके साथ इसका इनकाउंटर हुआ, जिसमें दौरान एक्सचेंज ऑफ फायरिंग ये मारा गया। और इनके घर आना जाना था इसका, लड़की के साथ काफ़ी ये फ्रैंक था, और लड़की इसके साथ आती जाती रहती थी सौदा सलफ या दूसरी चीज़ें लाने के लिए। जी, हम अपने बच्चों को इतनी तरबियत देते हैं, इतना सिखाते हैं कि आप किसी अजनबी से बात ना करें, आप किसी अजनबी से साथ जाए नहीं, उससे आप कोई चीज़ ले ना। लेकिन पता है बच्चे तो बच्चे ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ ये बात नहीं है यार, आप इन केसेस को स्टडी करें। पिछले साल एक केस हुआ था कुरंगी में, 6-7 साल की लड़की को रेप करके मार दिया, कचरे कुंडी में फेंक दिया। जैनब का केस है, हज़ारों इस तरह के केसेस हैं। आई वुड से सेफली 80% केसेस में कोई जानने वाला, ठीक है, क्योंकि बच्चों को इतना बताया जाता है कि यार किसी अजनबी के पास ना जाए। अच्छा, अजनबी की शक्ल उनकी जहन में पता नहीं क्या हो जाती है, कोई बंदा होगा खुफिया सस्पिशियस किस्म का, जो बंदा आपको हर दिन सलाम करता है, बेटा कैसे हो, बेटे कैसे हो, उस पर कभी शक नहीं होगा। अच्छा, वालिदैन की भी नहीं होगी। और मैं हरगिज़ कोई गलत ना मुझे समझे, मैं ये नहीं कह रहा कि वालिदैन की कोई कोताही हुई है इसके अंदर, यकीनन ऐसा नहीं है। उन पर जो गुजर रही है हम सोच भी नहीं सकते, सोचने लगे दिल दहल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द अब्यूज़र्स ना, या तो वो फैमिली होते हैं या तो वो मोहल्ले वाले होते हैं, और वो ख़ास तौर पर अपने आप को ऐसे पेश करते हैं बच्चों के सामने कि मैं आपका दोस्त हूँ, या तो वो किसी अथॉरिटी फिगर का रोल लेते हैं। और क्योंकि हमारे यहाँ मतलब ये एक टैबू चीज़ समझा जाता है ना कि नहीं ऐसी बात ना करो, तो ये जो बात होती है ना कि हम बच्चों को सिखाएं कि यार अगर कोई आपको इस तरह छू रहा है, आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है, क्योंकि बच्चों के पास वो सोच समझ नहीं होती, आप उनको समझाना पड़ता है। चाहे आपके लिए एम्बैरेसिंग हो, अगर हो आपके लिए एम्बैरेसिंग तो कोई बात नहीं जी, थोड़ी देर के लिए शर्मिंदा हो जाए आप, किसी की जान बच सकती है, आपने अपने बच्चे की जान बच सकती है। आप सिखाएं कि यार ये गुड टच बैड टच क्या होती है। शहजाद रॉय क्या थक गया है कसम से, आई मीन, और जो लेवल है ना अब्यूज़ का, आपने यही कहा ना वसत के दिल, हम दुआ करते हैं कि ऐसी कभी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। साहिल NGO हर साल एक रिपोर्ट शाया करता है क्रूअल नंबर्स, और वाकई क्रूअल नंबर्स है सर। 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 4000 बच्चे पाकिस्तान में, अच्छा तकरीबन बराबर है लड़कियां और लड़के, को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कुछ को कत्ल किया गया। आई मीन मैं मज़ीद डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। हर साल ये रिपोर्ट इशू होती है, हर साल हम इस पर बात करते हैं, हर साल हम कहते हैं कि यार, और फिगर्स कम नहीं होते, फिगर्स बढ़ते हैं। और अगेन ये वो फिगर्स हैं जो रिपोर्ट किए जाते हैं। आप इसको 10 से ज़र्ब कर दें,
मेरी नज़र में। आपको याद नहीं है वो जो दूसरा केस हुआ था, मेरा ख्याल है मियां चुन्नू का केस था, जिसमें एक डिच के अंदर बाकायदा 6 बच्चों की लाशें नहीं, उनकी हड्डियां मिली थी। तो देखिए इंसान दरिंदा है, ज़्यादातर सीधी बात है। वो रिपोर्ट्स हमारे रिकॉर्ड जिसमें बच्चा जो है वो उसको जिस्मानी नुकसान पहुंच जाए या मर जाए। हैरेसमेंट के जो जर्नल केसेस हैं, ना तो उनकी पर्चे कटते हैं, ना उनका तस्करा कोई करना पसंद करता है। सर मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, हर ख़ानदान में इस तरह के 3-4 केसेस हैं, 3-4, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई कभी नहीं बोलता, जिसके बारे में अगर कोई बोले भी सही तो कहते हैं कि नहीं। और हमारे माशरे में सबसे बड़ा खौफ ये होता है कि चुप हो जाओ, बाद में शादी वादी में मुश्किल पेश आएगी, ये होगा वो होगा, इस तरह की ये होता है, या बरादरी से ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। हुसैन खान वाला केस के एक सर्वाइवर से हमने बात की, जिन लोगों ने उन पर ये सब कुछ किया था वो हुसैन खान वाला में ही है। जितने विक्टिम्स थे वो अपनी पूरी फैमिलीज के साथ उनको वहाँ से जाना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा बड़ी मिसाल बंदा क्या दे सकता है। और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बिगेस्ट चाइल्ड अब्यूज़ केस, क्या हुआ फिर। तो आज के लिए इतना ही जी, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।